नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र और दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि पाचन तंत्र में मैं आपको 100 क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूँ। दोस्तों, हम पाचन तंत्र में आमाशय पढ़ रहे थे। आमाशय के एक दो क्वेश्चन और रह गए थे, नहीं तो लगभग आमाशय हमारा कंप्लीट हो गया था। आज दोस्तों बचे हुए आमाशय के क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो में और दोस्तों छोटी आंत स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आमाशय के बाद में दोस्तों जो भोजन जाता है वो छोटी आंत में जाता है। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूं। अगर दोस्तों आपने हमारी विटामिन्स, ब्लड, प्रजनन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो दोस्तों आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी रेनिन एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेनिन एंजाइम। दोस्तों, ये रेनिन एंजाइम होता है, ये छोटे बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपको पता है दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दूध पिलाया जाता है। उन्हें क्या पिलाया जाता है दोस्तों? दूध पिलाया जाता है। बात सही है दोस्तों। इस दूध में होता क्या है? इस दूध में केसिन प्रोटीन होती है। क्या होता है दोस्तों? इस दूध में केसिन प्रोटीन होती है। इस दूध में क्या होता है दोस्तों? केसिन प्रोटीन होती है। इस केसिन प्रोटीन को दोस्तों जो रेनिन एंजाइम होता है, जो रेनिन एंजाइम होता है दोस्तों, ये रेनिन एंजाइम दोस्तों पेरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। पेरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और बता देता हूं दोस्तों कि बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है, ये रेनिन एंजाइम होता है। दोस्तों, छोटे बच्चे होते हैं वो आपको पता है दूध पीते हैं और दूध में दोस्तों केसिन प्रोटीन होती है। इसी ही केसिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं दोस्तों कौन? ये रेनिन एंजाइम। केसिन प्रोटीन को दोस्तों जो रेनिन एंजाइम होता है, ये पेरा केसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन एंजाइम और दोस्तों रेनिन एंजाइम। दोस्तों ये दोनों ही एंजाइम आमाशय में पाए जाते हैं। एक कहानी सुनिए दोस्तों। हमारा जो आमाशय होता है, इस आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है दोस्तों, वो मिलकर बनी हुई होती है उत्तकों से। और दोस्तों आमाशय के आंतरिक दीवार जो उत्तकों से मिलकर बनी हुई होती है ना दोस्तों, उसे कहा जाता है जठर ग्रंथि। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। इस जठर ग्रंथि में दोस्तों दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। नंबर एक पर बात करते हैं दोस्तों, तो नंबर एक पर है पेराइटल। नंबर एक पर है पेराइटल कोशिका। ये पेराइटल कोशिका क्या करती है दोस्तों? HCl के निर्माण में सहायक होती है। HCl के निर्माण में सहायक होती है, नंबर एक पर। नंबर दो पर बात करते हैं दोस्तों पेप्टाइड कोशिका। पेप्टाइड कोशिका, ये पेप्टाइड कोशिका क्या करती है दोस्तों? एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। दिख तो रहा है ना मेरे भाइयों? हाँ, दिख रहा है। ये पेप्टाइड कोशिका क्या करती है? एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। दोस्तों ये पेप्टाइड कोशिका दो एंजाइम बनाती है। नंबर एक पर दोस्तों, नंबर एक पर आता है पेप्सिनोगेन, पेप्सिनोगेन एंजाइम। और नंबर दो पर आता है दोस्तों प्रोरेनिन। कौन सा एंजाइम आता है दोस्तों? प्रोरेनिन एंजाइम आता है। अब दोस्तों ये दोस्तों निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। अभी ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, लेकिन दोस्तों ये HCl होता है ना, ये HCl क्या करता है? इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों जो पेप्सिनोगेन एंजाइम होता है, ये बदल जाता है पेप्सिन में। और दोस्तों जो प्रोरेनिन एंजाइम होता है, ये बदल जाता है रेनिन एंजाइम में।
बात क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपका फिर रिवीजन करवा देता हूँ। दोस्तों छोटे बच्चे होते हैं उसमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है। ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को पैरा केसिन में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों बात आती है कि पेप्सिन एंजाइम और जो रेनिन एंजाइम है ये दोनों ही आमाशय में पाए जाते हैं। किस तरीके से आमाशय में पाए जाते हैं, एक कहानी है छोटी सी, वो देख लीजिए। दोस्तों हमारा आमाशय जो होता है उसकी आंतरिक दीवार उत्तकों की बनी होती है। ये जो उत्तकों की जो दीवार है दोस्तों, इसे ही जठर ग्रंथि का नाम दिया गया है। इस जठर ग्रंथि में दोस्तों दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। नंबर 1 पर पेराइटल कोशिका, नंबर 2 पर पेप्टाइड कोशिका। पेराइटल कोशिका क्या करती है, HCl के निर्माण में सहायक होती है। HCl क्या करता है दोस्तों, तो खाने के साथ आने वाले जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होता है और दोस्तों निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट करता है। दोस्तों आमाशय में ये HCl। बात क्लियर। नंबर 2 पर है पेप्टाइड कोशिका। दोस्तों जो पेप्टाइड जो कोशिका होती है ये क्या करती है, एंजाइम के निर्माण में सहायक होती है। दो एंजाइम बनाती है दोस्तों, एक तो पेप्सिनोगेन एंजाइम और एक है प्रोरेनिन एंजाइम। दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। HCl क्या करता है, इन्हें सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्सिनोगेन जो एंजाइम होता है ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्रोरेनिन एंजाइम होता है ये रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी इस क्वेश्चन की। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा में, ऑप्शन नंबर बी आमाशय में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी आमाशय में। आमाशय में क्या होता है दोस्तों, जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है ऑप्शन नंबर बी आमाशय में। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की। ऑप्शन नंबर ए है मुख गुहा। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इस कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों मुख गुहा में। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत की। दोस्तों हमारी जो वसा होती है इस वसा का सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक बार और आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन होता है ऑप्शन नंबर ए मुख गुहा में, ऑप्शन नंबर बी आमाशय में, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी बड़ी आंत में। तो दोस्तों प्रोटीन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वो होता है आमाशय में। कार्बोहाइड्रेट का सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों मुख गुहा में और वसा का सर्वाधिक पाचन होता है दोस्तों छोटी आंत में। तो गाइज आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कहता है गाय के दूध में पीलापन किस वर्णक के कारण आता है। ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण, ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन पिगमेंट के कारण, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों गाय का जो दूध आता है उसमें जो पीलापन आता है दोस्तों वो राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण और दोस्तों कैरोटीन पिगमेंट दोनों ही वर्णक के कारण दोस्तों गाय के दूध का पीलापन आता है। बात क्लियर। अब दोस्तों बात आती है, आपने देखा होगा कि जो गाय होती है इस गाय का जो दूध होता है और दूध की जो मलाई होती है दोस्तों, उस मलाई पर जो परत होती है, गाय के दूध की मलाई पर जो परत होती है ना दोस्तों, जो परत होती है ये केसिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। इस परत में दोस्तों केसिन प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों गाय के दूध की जो मलाई होती है उस मलाई पर जो परत होती है ना दोस्तों, उस परत में दोस्तों केसिन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, केसिन प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों जो गाय का दूध होता है इसमें वसा की कम मात्रा होती है, इसमें वसा की कम मात्रा होती है, वसा की कम मात्रा होती है।
बात क्लियर है गाइज। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। गाय के दूध में पीलापन किस वर्णक के कारण आता है? ऑप्शन नंबर ए है राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण, ऑप्शन नंबर बी है केरोटिन पिगमेंट के कारण, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्योंकि दोस्तों गाय के दूध का जो पीलापन आता है वो राइबोफ्लेविन पिगमेंट के कारण भी आता है और केरोटिन पिगमेंट के कारण भी आता है। दोस्तों गाय के दूध की जो मलाई होती है उस पर जो परत होती है दोस्तों, उस परत में केसिन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। और जो गाय का दूध होता है उसमें दोस्तों वसा की कम मात्रा होती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 है HCl के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है जो आमाशय की दीवारों पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए श्लेष्मा परत, ऑप्शन नंबर बी केसिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए श्लेष्मा परत। दोस्तों ये श्लेष्मा परत होती है, ये आमाशय की दीवारों पर पाई जाती है। ये आमाशय की दीवारों पर पाई जाती है। दोस्तों जो श्लेष्मा परत होता है, इस श्लेष्मा परत से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। और दोस्तों इस चिपचिपे पदार्थ की जो प्रकृति होती है वो होती है दोस्तों क्षारीय। और दोस्तों ये चिपचिपा पदार्थ क्या करता है? HCl के प्रभाव को काफी हद तक कम कर देता है। किस तरीके से कम करता है? क्योंकि दोस्तों हमारा जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। और दोस्तों जो चिपचिपा पदार्थ श्लेष्मा परत से निकला है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय होती है। और जब दोस्तों अम्लीय और क्षारीय आपस में मिल जाता है दोस्तों, तो ये HCl के प्रभाव को क्या कर देता है दोस्तों? उदासीन कर देता है। यानी कि हमारा जो HCl होता है उसको नगण्य कर देता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार और समझा देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 है HCl के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है जो आमाशय की दीवारों पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए श्लेष्मा परत, ऑप्शन नंबर बी केसिन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आमाशय की दीवारों पर दोस्तों श्लेष्मा परत पाई जाती है, यही हमारा राइट आंसर होगा। श्लेष्मा परत से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसकी प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय। हमारा जो HCl होता है इसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और जो चिपचिपा पदार्थ निकला है दोस्तों इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। तो दोस्तों अम्लीय और क्षारीय आपस में जब मिल जाते हैं तो दोस्तों क्या होता है? उदासीन बन जाता है। तो दोस्तों ये चिपचिपा पदार्थ HCl के प्रभाव को काफी हद तक उदासीन कर देता है, काफी हद तक कम कर देता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 कहता है छोटी आंत की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर ए 6.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1 से लेकर के 1.5 इंच, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6.5 मीटर दोस्तों छोटी आंत की लंबाई होती है। बात क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए 1 से लेकर के 1.5 इंच, ये दोस्तों छोटी आंत का व्यास होता है। दोस्तों क्या होता है? छोटी आंत का व्यास होता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। छोटी आंत की जो लंबाई होती है दोस्तों वो होती है 6.5 मीटर, और दोस्तों छोटी आंत का जो व्यास होता है वो होता है 1 से लेकर के 1.5 इंच तक। दोस्तों हमारा आमाशय के बाद में जो भोजन आता है, आमाशय के बाद में जो भोजन आता है दोस्तों वो छोटी आंत में आता है। वो किस में आता है दोस्तों? छोटी आंत में आता है। दोस्तों पिछले क्वेश्चनों में हमने आमाशय कंप्लीट किया था। अब आमाशय के बाद में दोस्तों जो भोजन आया हमारा वो छोटी आंत में आया। और दोस्तों अब हम छोटी आंत के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों वो क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी आमाशय,
ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। दोस्तों आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों वो होता है छोटी आंत। क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत होता है। आहार नाल की लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो दोस्तों कितनी होती है? 33 फीट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 33 फीट होती है। अगर दोस्तों आपसे आहार नाल की लंबाई फीट में पूछे तो 33 फीट होती है। अगर दोस्तों आपसे मीटर में पूछे तो दोस्तों कितनी होती है? 9 मीटर होती है। 9 मीटर होती है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है दोस्तों वो होता है छोटी आंत। और दोस्तों आहार नाल की जो लंबाई होती है वो फीट में तो होती है दोस्तों 33 फीट। कितनी होती है दोस्तों? 33 फीट होती है। और दोस्तों मीटर में पूछे तो 9 मीटर होती है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है निम्न में से छोटी आंत के भाग है। ऑप्शन नंबर ए डूडोनियम, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी इलियम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों क्यों होगा? क्योंकि जो डूडोनियम जो भाग होता है दोस्तों ये हमारी छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग होता है। सबसे ऊपरी भाग होता है जो कि दोस्तों आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। जो कि दोस्तों आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों जेजुनम की तो जेजुनम वाला भाग होता है दोस्तों ये छोटी आंत का मध्य वाला भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए दोस्तों इलियम, जो इलियम वाला भाग होता है ये सबसे दोस्तों निचला भाग होता है। सबसे निचला वाला भाग होता है जो कि दोस्तों बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। जो कि दोस्तों बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा हुआ होता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। निम्न में से छोटी आंत के भाग है। ऑप्शन नंबर ए डूडोनियम, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी इलियम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्योंकि दोस्तों ये तीनों के तीनों ही छोटी आंत के भाग है। ऑप्शन नंबर है डूडोनियम, दोस्तों ये ऊपरी भाग होता है और ये दोस्तों आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी है जेजुनम, ये दोस्तों मध्य वाला भाग होता है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है इलियम, ये दोस्तों निचला भाग होता है। ये बड़ी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 कहता है लार्व अग्नाशय छोटी आंत के किस भाग से जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर ए डूडोनियम, ऑप्शन नंबर बी जेजुनम, ऑप्शन नंबर सी इलियम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया जो छोटी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर बात आती है दोस्तों डूडोनियम की, नंबर 2 पर आती है जेजुनम की और नंबर 3 पर आती है इलियम की। ये तीनों भाग दोस्तों छोटी आंत के भाग होते हैं। दोस्तों जो डूडोनियम भाग होता है ये सबसे ऊपरी भाग होता है। ये दोस्तों सबसे ऊपरी भाग होता है और ये दोस्तों आमाशय से जुड़ा हुआ होता है। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये भी बताया था दोस्तों कि ये जेजुनम वाला भाग होता है, ये मध्य वाला भाग होता है और दोस्तों ये इलियम वाला भाग होता है। ये दोस्तों सबसे निचला भाग होता है जो कि दोस्तों बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि लीवर व अग्नाशय छोटी आंत के किस भाग से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा जो डूडोनियम वाला जो भाग होता है दोस्तों जो ऊपरी भाग होता है जो आमाशय से जुड़ा हुआ होता है, इसी भाग से दोस्तों हमारा लीवर और दोस्तों अग्नाशय दोनों दोस्तों छोटी आंत के दोस्तों डूडोनियम भाग से जुड़े हुए होते हैं। बात क्लियर है? तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है लीवर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिपेटोलॉजी,
ऑप्शन नंबर बी हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी दोस्तों विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें लीवर व यकृत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए दोस्तों हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है दोस्तों जिसमें हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम दोस्तों ब्लड का अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है दोस्तों जिसमें हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए दोस्तों कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है दोस्तों जिसमें हम दोस्तों हृदय का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को दोस्तों कार्डियोलॉजी कहा जाता है। गाइज एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। विज्ञान की वह शाखा दोस्तों जिसमें हम लीवर का अध्ययन करते हैं, लीवर में यकृत का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को दोस्तों हिपेटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, और कार्डियोलॉजी दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दोस्तों हृदय का अध्ययन करते हैं। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 कहता है लीवर उपस्थित होता है ऑप्शन नंबर ए उदर गुहा में, ऑप्शन नंबर बी वक्षीय गुहा में, ऑप्शन नंबर सी मुख गुहा में, ऑप्शन नंबर डी लुगदी गुहा में। दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि दोस्तों गुहा क्या होती है। तो दोस्तों शरीर में जो खाली जगह होती है दोस्तों उसे ही गुहा कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लीवर उपस्थित होता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उदर गुहा में हमारा लीवर उपस्थित होता है। इसे दोस्तों एब्डोमिनल कैविटी भी कहा जाता है। दोस्तों जो उदर गुहा है इसे इंग्लिश में एब्डोमिनल कैविटी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं दोस्तों वक्षीय गुहा, इसे इंग्लिश में थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है। और दोस्तों हमारा जो फेफड़ा होता है, ये फेफड़ा दोस्तों हमारा जो फेफड़ा होता है दोस्तों, जो लंग्स होते हैं ये थोरेसिक कैविटी में ही उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं दोस्तों मुख गुहा। मुख गुहा को दोस्तों इंग्लिश में बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, और इसमें दोस्तों हमारे दांत और दोस्तों जीभ उपस्थित होती है, दांत और जीभ उपस्थित होती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है लुगदी गुहा। लुगदी गुहा को दोस्तों पल्प कैविटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पल्प कैविटी भी कहा जाता है। दोस्तों दांत जिस गुहा में स्थित होते हैं, हमारे दांत जिस गुहा में स्थित होते हैं उसे लुगदी गुहा या पल्प कैविटी कहा जाता है। दोस्तों बात आती है कि आपने मुख गुहा में भी दांत बताया था। जी हाँ दोस्तों, मुख गुहा मुंह के अंदर दोस्तों जो रिक्त स्थान पाया जाता है ये वाला दोस्तों मुंह के अंदर जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहा जाता है। तो दोस्तों मुख गुहा में दांत पाया जाता है, लेकिन दांतों में दोस्तों दांतों की जो खुद की कैविटी होती है उसे कहा जाता है दोस्तों पल्प कैविटी या लुगदी कैविटी। दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क इसकी भी एक खुद की एक कैविटी होती है, इसे दोस्तों कपाल गुहा कहा जाता है, क्रेनियम कैविटी, कपाल गुहा। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों लीवर एब्डोमिनल कैविटी में या उदर गुहा में स्थित होते हैं। हमारे जो फेफड़े होते हैं दोस्तों वो थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। बक्कल कैविटी या मुख गुहा में दोस्तों हमारे दांत में जीभ उपस्थित होती है। दांतों की खुद की एक कैविटी होती है जिसे लुगदी गुहा या दोस्तों पल्प कैविटी कहा जाता है। और मस्तिष्क जिस कैविटी में उपस्थित होते हैं दोस्तों उसे कपाल कैविटी या दोस्तों क्रेनियम कैविटी कहा जाता है। बात क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 की। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो 3 भागों में बांटा जाता है ग्रंथियों को। एक होती है दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है दोस्तों मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों लीवर ग्रंथि है, और ये दोस्तों बहिस्रावी ग्रंथियों में आती है, बहिस्रावी ग्रंथियों में आती है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों थायराइड ग्रंथि की बात की जाए दोस्तों तो यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में
अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में पाई जाती है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि की बात की जाए दोस्तों, तो ये दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और दोस्तों ये है सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल काय। सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों पीनियल काय। सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों पीनियल काय। अधिकांश एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, और सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है दोस्तों पीनियल काय ग्रंथि होती है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जिस कंडीशन में पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है, उस कंडीशन में पीनियल काय ग्रंथि होती है ना, ये ऑप्शन में नहीं होती। और दोस्तों जब ये ऑप्शन में नहीं होती है ना, तो उस कंडीशन में दोस्तों पीयूष ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहाँ से दोस्तों कि जो मिश्रित ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो दोस्तों कौन सी होती है, तो वो होती है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी होती है दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि होती है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी थायराइड, ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पीनियल काय ग्रंथि। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लीवर। दोस्तों यह ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों लीवर होती है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में दोस्तों दूसरी सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, और सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो होती है पीनियल काय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथियों की बात की जाए दोस्तों तो अग्नाशय सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो गाइज आशा करता हूं अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दोस्तों मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए लीवर, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी आमाशय। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। दोस्तों जो हमारा जो लीवर होता है दोस्तों, ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। अगर दोस्तों बाहरी अंगों की बात की जाए दोस्तों, तो बाहरी अंगों में सबसे बड़ा जो अंग होता है दोस्तों वो होती है त्वचा। दोस्तों लीवर एकमात्र ऐसा अंग होता है दोस्तों जिसे प्रतिशत में डोनेट किया जा सकता है। लगभग इसे दोस्तों इसका 2/3 भाग, यानी 3 में से दोस्तों 2 भाग हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें पुनरुत्भवन की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों। इस कारण दोस्तों इसे लगभग 2/3 भाग डोनेट किया जा सकता है। और दोस्तों ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। तो गाइज आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। पढ़ा करो यार मजे से, कुछ नहीं रखा जिंदगी में। ठीक है, चलते हैं।